Okay, so good afternoon, everyone. Welcome to the class. Good afternoon, ma'am. All right. So, what is visible to you? Fine. हाँ जी, मैम एक चीज़ पूछनी थी। हाँ जी आयुष। मैम क्योंकि अब हमारा पेपर ऑनलाइन होना है एमसीक्यू, तो बाकी के सेशनल मतलब एमसीक्यू ही होंगे या सब्जेक्टिव Yes, होंगे? yes. MCQ होंगे. I've just seen that notice being given by the university and I've told by the student also कि आपका जो पैटर्न है that is MCQ based, तो आपके जो पेपर कंडक्ट होगा it will be like MCQ only. ठीक है, तो ये तो अच्छा हो गया अब आपके लिए। बस ये है कि यू हैव टू गिव द एग्जाम लाइक जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटर एलोकेट होता है वैसे ही आपको सेंटर एलोकेट होगा। और पर वहाँ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन लिखा है तो मतलब हमारा कॉलेज ही होगा सेंटर तो। वैसे तो हाँ ये भी है कि कॉलेज भी हो सकता है, आपके अपने कॉलेज में ही होगा। और 50 क्वेश्चन 75 मार्क, 50 क्वेश्चन कितने टाइम के लिए? 75 मिनट्स। 75 मिनट काफ़ी है। काफी तो नहीं है क्योंकि चलो एवरेज एक क्वेश्चन पे 1 मिनट है और फिर 25 मिनट एक्स्ट्रा भी है। मैम ऐसे तो 60 फिर मिनट मिलता था 50 क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ मैम पर पहले तो मैम 1 घंटे का था मैम। हाँ अब आपके पास 1.5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन हो गया। हम्म। अब यहाँ पर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जैसे तैयारी करते हो ना, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सर्च करो इंटरनेट पे एंड देयर आर वेरी गुड साइट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराती है, तो देयर यू कैन गो फॉर। जीएफजी वगैरह ना। हाँ जी, कौन सी? सैन फाउंड्री। हाँ, सेंट फाउंड्री से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट फाउंड्री के क्वेश्चन मैंने बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे हैं। ठीक है, गीक्स फॉर जीएफजी भी है, वो भी सही है। और कौन सी बोल रहे हो आप? GFG? गीक्स फॉर गीक्स, गीक्स हाँ, फॉर गीक्स गीक्स। फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स इज वेरी गुड। ठीक है। जावा टी और पॉइंट पे भी है। हाँ, तो मोरोवर जो आपके ये एमसीक्यूज मैं कंडक्ट कर रही हूँ, ये सारे एमसीक्यूज जो बने हैं दे आर फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साइट से ही मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये वाले एमसीक्यूज को बहुत सीरियसली लो। आई नो कि जब एग्जाम कंडक्ट मैं करती हूँ तो यू पीपल डोंट एवर इवन डेयर टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। मुझे पता है कि कैसे आप सबमिट करते हैं आंसर्स, बट यू कैन रेफर दीज क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछे एमसीक्यूज में जो पूछ रहे हैं ना आपसे, आई विल पोस्ट द एमसीक्यूज सो दैट आप इन एमसीक्यूज को यूज कर सको फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, हर एक टॉपिक से है तो ये काफी अच्छा आपके पास कलेक्शन मेंटेन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास? सी टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट योर ट्रांजैक्शन एंड वी हैव आल्सो सीन योर टाइप्स ऑफ शेड्यूल। टाइप्स ऑफ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने पढ़ा है सीरियल और नॉन सीरियल। फिर नॉन सीरियल को हमने डिवाइड किया serializable and non serializable. Then we have divided serializable schedule into two types, conflict and view serializable. And your non-serializable schedule can be divided into two types again, recoverable and irrecoverable. कल की क्लास में हमने recoverable और irrecoverable पढ़ा था। क्या होता है recoverable schedule? recoverable schedules कौन से होते हैं? मैम जिसमें आपको अगर डर्टी रीड हो रहा है तो फिर वो डायरेक्ट कमिट ना हो जाए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो? बात तो ठीक है, you have said कि if a transaction is performing a dirty read, that means it is trying to read a value of a data item which has just been updated by the previous transaction, but the transaction is waiting for the previous transaction to commit first before issuing its own commit command. Getting me? So अगर previous transaction roll back करती है, it enters into a failure state because of some reason, the transaction can be rolled back. The transaction that has performed the dirty deed can be rolled back, so it has a chance to recover if a transaction on which it is depending upon fails. ठीक है, और irrecoverable में क्या होता है? irrecoverable के अंदर dirty read तो perform करती है transaction T2,
T1 से डर्टी रीड परफॉर्म कर रही है और कमिट भी कर रही है। कमिट करने के बाद अगर T1 फेल हो जाती है तो T2 के पास कोई चांसेस नहीं है रोल बैक करने की। T2 का जो आउटपुट आया है विल बी अ रॉन्ग आउटपुट। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया इररिकवरेबल शेड्यूल का। Then we have divided the recoverable schedule into 3 types further, that is cascading, cascadeless and strict. ठीक है, कैशकेडिंग शेड्यूल कौन से होते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3, T4, T2 is depending upon T1, T3 is depending upon T2 and T4 is depending upon T3. Getting me? All the transactions are performing dirty read from the previous transaction, and if the first transaction fails, it leads to the failure of all the transactions. So this is an example of your cascading. Cascade less हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या देखा था हमने कि सारी ट्रांजेक्शन आपका रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है आफ्टर इशूइंग द कमिट कमांड। यस, सो हमने कैशकेड लेस देखा था और स्ट्रिक्ट देखा था। स्ट्रिक्ट शेड्यूल कौन से होते हैं कि द ट्रांजैक्शन, जैसे अगर आप किसी भी डेटा आइटम को रीड करते हो, रीडिंग तो अलाउड है, किसी भी ट्रांजैक्शन को, यस, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर कोई भी डेटा आइटम रीड करना है और राइट करना है from the previous transaction, it will not do that until and unless the previous transaction is committed. ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है क्योंकि वो तभी किसी दूसरे डेटा आइटम को रीड या राइट परफॉर्म कर रही है जब तक प्रीवियस ट्रांजेक्शन ने कमिट नहीं इशू किया। कमिट इशू करा तभी वो उसको रीड या राइट कर सकती है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके अवेलेबल है, ये हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसमें काफी ज्यादा आपके एमसीक्यूज बनते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी से तो बहुत ज्यादा बनते हैं। सीरियलाइजेबिलिटी के एमसीक्यूज मैंने 1-2 डिस्कस भी किए थे, ठीक है। आप अगर नेट पे डालोगे सीरियलाइजेबिलिटी के एमसीक्यूज, गीक्स फॉर गीक्स ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर गुड साइट्स, ठीक है। जिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जैसे गेट है या एनटीए नेट है, वहां से पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप वो रेफर कर सकते हो। तो काफी सारे क्वेश्चन सीरियलाइजेबिलिटी से पूछे हुए हैं और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। Now in today's class we'll be starting with concurrency control. Now what is concurrency control? Why do we need that? The question is, why do we need that? Concurrency का मतलब हमने देखा था, if we want to execute multiple transactions together, so we can have maximum performance, we can utilize the CPU to the maximum and we can improve the performance of our system. इस वजह, that's why we need for concurrency, हमें concurrency की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि serial transaction में क्या हो रहा है, serial transaction में आपका जो database है, it is always in a consistent state, it is always in a recoverable state, बट इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है कंप्यूटर की, वो डिग्रेड हो रही है बिकॉज यहाँ पर लॉट्स ऑफ द टाइम ऑफ द सीपीयू इज इज गेटिंग वेस्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर इंट्रोड्यूसिंग कंकरेंसी, यू आर अलाउइंग योर नॉन सीरियल शेड्यूल, बट नॉन सीरियल शेड्यूल शुड बी सीरियलाइजेबल, है ना। सीरियलाइजेबल होने चाहिए, रिकवरेबल होने चाहिए, ये आपकी कंडीशन रहती है। तो कंकरेंसी क्यों रिक्वायर्ड है and what are the why do we need concurrency? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि what is the need of concurrency। तो यहाँ देखो, अब देखो, अगर हम एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन को अलाउ करें, दैट मीन्स वी आर अलाउइंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। बट आपको पता है हर एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेंटेन रहनी चाहिए? एटॉमिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए, वो तो हम इंश्योर करेंगे कि एटॉमिक ट्रांजैक्शन शुड बी एटॉमिक, या तो पूरी एग्जीक्यूट हो या ना एग्जीक्यूट हो। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी। हर एक ट्रांजैक्शन आफ्टर इज एग्जीक्यूशन should leave the database in a consistent state, वो भी हमें मेंटेन करनी है कंकरेंसी के अंदर। and we have also provide isolation। आइसोलेशन का मतलब पढ़ा था ना कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड फील लाइक कि उसको जो डेटा आइटम चाहिए वो उसको मिल रहा है और वो अकेला एग्जीक्यूट कर रही है, और ऐसा तो है नहीं। वी आर रनिंग इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वेयर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर रनिंग ऑल टुगेदर, so we have to give them an illusion of isolation,
तो इसलिए हम कंकरेंसी मेथड्स यूज करते हैं इन नॉन सीरियल शेड्यूल. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी इंश्योर कंकरेंसी. कंकरेंसी को इंश्योर करने के लिए वी हैव अ सीरीज ऑफ लॉकिंग कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स. कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? देयर आर सम रूल्स that every non-serial schedule has to follow in order to provide serializability, in order to provide isolation, in order to leave the database in a consistent state. Are you getting it? कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं in today's class? Yes, everyone. ऊपर से तो नहीं जा रहा सर के? नो मैम क्लियर. हाँ, तो क्लियर हुआ कि हम पढ़ क्या रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट कि हमें कंकरेंसी इंट्रोड्यूस करनी है, और क्वेश्चन है कि हमें क्यों करनी है. क्योंकि हमें सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है. क्योंकि सीरियल शेड्यूल में हमारे पास एक एडवांटेज है कि सीरियल शेड्यूल हमेशा डेटाबेस को कंसिस्टेंट करते हैं और हमेशा रिकवरेबल होते हैं. बट सीरियल शेड्यूल हैज अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेज आल्सो बिकॉज इट इज नॉट यूटिलाइजिंग द सीपीयू टू द मैक्सिमम, व्हिच इज लीविंग द सिस्टम इन अ inefficient state. तो हम concurrency introduce कर रहे हैं. We are making use of non-serial schedule which are serializable. Okay, so locking protocols की help से we may introduce serializability, we can provide isolation, we can provide consistency to the database. Now what are the various concurrency control protocol? जो इसके साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, एमसीक्यूज, मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे लॉकिंग प्रोटोकॉल है. लॉकिंग प्रोटोकॉल से काफी एमसीक्यूज आते हैं. लाइकवाइज सबसे पहला लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है आपका, लेट मी स्टार्ट विद लॉकिंग प्रोटोकॉल, लॉक बेस्ड, सिंपल लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल. नाउ व्हाट इज अ सिंपल लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल? हम कह रहे हैं कि हम हर एक डेटा आइटम पे ना लॉक लगा देते हैं. ठीक है, अभी आई एम टॉकिंग इन वेरी लेमैन टर्म, आई एम just coming to the technical terms. Let me make you understand about lock based protocol कि हमने हर एक डेटा आइटम पे, हमारे डेटा आइटम में ए बी, हमने उस पे लॉक लगाया. किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर रीड परफॉर्म करना है, अगर राइट परफॉर्म करना है, वो पहले बिफोर यूजिंग देम वो उसको लॉक करेगा और फिर उसको यूज करेगा. अंकुर, म्यूट योरसेल्फ सो दैट दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो उस सेम डेटा आइटम को एक्सेस ना कर सके. गेटिंग कि जब तक प्रीवियस ट्रांजैक्शन ने उसको अनलॉक नहीं किया, द न्यू ट्रांजैक्शन कैन नॉट एक्वायर अ न्यू लॉक ऑन द सेम डेटा आइटम. ठीक है, सो दैट अगर सेम डेटा आइटम को दोनों ट्रांजैक्शन एक ही बारी में अपडेट कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो आपकी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है. सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स. सो लॉक क्या है? बेसिकली लॉक इज अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल जो आप हर एक डेटा आइटम पे एक्वायर करते हो वाया अ ट्रांजैक्शन. So lock basically, let me read, it is a mechanism in which a transaction cannot read or write the data until it acquires an appropriate lock. The lock-based protocol helps to eliminate the concurrency problem in database in case of simultaneous transaction by locking or isolating a particular transaction to a simple user. देखो ये जो लिखा हुआ है आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो आपके लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं ना, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल की हेल्प से यू कैन एक्वायर लॉक्स टू द डेटा आइटम्स बिफोर यूजिंग देम. ठीक है, किसी भी डेटा आइटम पे रीड परफॉर्म करना है या राइट परफॉर्म करना है, उससे पहले आपको लॉक करना पड़ेगा. तो इसका एग्जांपल देखते हैं, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि दो तरीके के लॉक होते हैं. बाइनरी लॉक, जिसको आप बोलते हो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव. बाइनरी लॉक बेसिकली या तो बाइनरी मतलब क्या होता है? टू, मतलब कि एक हो गया लॉक, एक हो गया अनलॉक. ठीक है, तो दो तरीके के लॉक हो गए. तो बाइनरी लॉक्स ऑन अ डेटा आइटम कैन बी ईदर लॉक्ड और अनलॉक. तो एक कैटेगरी आती है शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक. तो शेयर्ड लॉक आप कब एक्वायर करते हो? सी, रीडिंग में कभी कोई दिक्कत होती है? अगर दो ट्रांजैक्शन किसी अकाउंट बैलेंस को, किसी यूजर ए के बैलेंस को रीड कर रही हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत आएगी? उसमें कोई दिक्कत नहीं नो आएगी, मैम. क्योंकि रीडिंग at a same time, reading a same data item by two different transactions does not make any problem. So shared lock, if a transaction has acquired a shared lock on a data item,
then another transaction at the same time can also acquire shared lock. ठीक है, shared lock का नाम से ही पता चल रहा है कि this lock can be shared by multiple transaction and it is only possible in the case of reading. So shared lock हमेशा reading के लिए acquire किया जाता है. So let me read it for you कि this type of locking mechanism separates the lock in database based upon their issue. जैसे use कि अगर आपने राइट परफॉर्म करना है तो शेयर्ड लॉक यहाँ पे काम नहीं करेगा. शेयर्ड लॉक का भी हमेशा काम करता है रीडिंग के केस में. इन केस यू वांट टू परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन ऑन अ डेटा आइटम बिफोर परफॉर्मिंग, जैसे आप राइट ए लिखते थे ना, राइट ए लिखने से पहले आपको क्या लिखना है, लॉक एक्स ए. देखो, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे यहाँ पर आपके पास है एक ट्रांजेक्शन T1 और एक ट्रांजेक्शन T2. T1 ने ऐसा किया, ठीक है, अब उसने रीड किया, इसने भी लॉक एक्वायर किया, और इसने भी रीड किया. इट कैन बी पॉसिबल. ठीक है, अब इसने लॉक एक्वायर किया, ठीक है, अब इसने राइट किया. नाउ द ट्रांजेक्शन T2 cannot perform this operation. Here what is happening, the T1 transaction has acquired a shared lock. S means shared और X means exclusive. एक्सक्लूसिव लॉक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी डेटा आइटम को अगर आपने एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया, इसका मतलब क्या है, द अनदर ट्रांजैक्शन कैन नॉट perform any write operation or read operation on a data item which is already having an exclusive lock by a different transaction. Are you getting me? इस example में देखो, T1 ने पहले shared lock किया A पे, उसके बाद read perform किया. T2 ने, अभी तक T1 ने अनलॉक नहीं किया है, T2 ने भी शेयर्ड लॉक एक्वायर कर लिया. यू कैन एक्वायर शेयर्ड लॉक, इट इज ओके. शेयर्ड लॉक दो ट्रांजैक्शन सेम डेटा आइटम पे एक्वायर कर सकती है एट अ सेम टाइम. उसके बाद इसने भी रीड किया, इट इज ओके. नाउ इसने क्या किया, T1 ने अपने लॉक को अपग्रेड किया. ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक होता है डाउनग्रेडिंग, एक होता है अपग्रेडिंग. T1 ने अपने लॉक को अपग्रेड किया फ्रॉम शेयर्ड टू एक्सक्लूसिव. यहां से शेयर्ड से उसने अपने लॉक को अपग्रेड किया फ्रॉम एक्सक्लूसिव लॉक and it has performed a write operation on A, whereas your T2 is trying to perform a write operation or it is trying to acquire a exclusive lock on A, but यहाँ पर इसको किस स्टेट पे डाल दिया, इसको अभी होल्ड स्टेट पे डाल दिया है. अब यहाँ पर T2 will enter into a waiting stage. T2 will not execute until इसको ये लॉक नहीं मिलेगा. ये लॉक इसको मिल ही नहीं सकता क्योंकि T1 ने अभी तक अनलॉक नहीं किया है. जब तक T1 A को अनलॉक नहीं करेगा, T2 cannot start resuming. So आप लोग समझ रहे हो what is the problem, what is the meaning of shared and exclusive lock? शेयर्ड लॉक अगर आपको रीडिंग करनी है दो ट्रांजैक्शन को सेम डेटा आइटम पे, तो शेयर्ड लॉक यूज कर सकते हो. शेयर्ड लॉक इज बीन शेयर्ड बाय मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम बिफोर इशूइंग द अनलॉक. बट if a transaction want to write on a data item, before writing it has to acquire exclusive lock. Exclusive lock is only applicable on a single transaction at one point of time. Another transaction has to wait. जब तक वो T1 अनलॉक नहीं करेगा, T2 हैज टू वेट. ये एग्जांपल समझ में आया है? यस मैम. हैव यू ऑल नोटेड इट डाउन? इसको नोट किया है? यस मैम. अब मैं एक आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ कि यू हैव हर्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक. यू हैव आल्सो हर्ड व्हाट इज स्टारवेशन. क्या मतलब होता है स्टारवेशन का?
मैम इट्स लाइक कि सम काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम जैसे हमारी जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो सेकंड ट्रांजिशन से उसे कोई आउटपुट इनपुट चाहिए होता है उसके आउटपुट से, या तो वहां पे कोई ऐसा लॉक लगा होता है कि वहां से वो फर्स्ट ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो पाती एंड सेकंड तक हमारे पास डेटा पहुंच नहीं पाता, तो काइंड ऑफ ऐसे सर्कल टाइप की चीज में फंस जाते हैं, तो ये डेडलॉक और तो स्टार्वेशन। तो ये स्टारवेशन, यस यू हैव सेड इट राइट। स्टारवेशन होता है कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कीप ऑन इन अ वेटिंग स्टेज एंड अदर ट्रांजैक्शन आर ग्रांटिंग एन एक्सेस, बाकी ट्रांजैक्शन आ रही है, उनका काम हो रहा है, बट एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बेचारी वेटिंग स्टेज में ही बैठी हुई है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है स्टारवेशन की और डेडलॉक की, डेडलॉक की प्रॉब्लम क्या होती है कि लेट्स सपोज इन दिस शेड्यूल T1, यहाँ पे देखो मैं आपको डेडलॉक की प्रॉब्लम समझाती हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे इसने बी पे एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया, ठीक है, और बी पे इसने राइट किया, और यहाँ पे ये चाहती है T2 कि वो लॉक एक्वायर करे एक्सक्लूसिव लॉक ए पे, बट उसको होगा नहीं है, और यहाँ पे ये चाहता है कि वो लॉक एक्वायर करे बी पे, और उसको होगा नहीं। अब यहाँ देखो, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल वंस अगेन कि इसके बाद जब T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया ए पे, उसके बाद राइट परफॉर्म किया, T2 ने भी एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया बी पे, ठीक है, और उस बी पे राइट परफॉर्म किया, एंड यहाँ पर उसने इट इज ट्राइंग टू ऑब्टेन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, ये वेटिंग स्टेज पे चला गया क्योंकि भी अनलॉक किया नहीं है इसने, और T1 इज ट्राइंग टू ऑब्टेन अ एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी। अब ये भी वेटिंग स्टेज पे, अब दोनों वेटिंग स्टेज पे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो दिस पर्टिकुलर स्टेज इज बीइंग टर्म्ड एज अ डेडलॉक स्टेज, कि दोनों ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 एंटर्ड इन अ डेडलॉक स्टेज, और ये आगे प्रोसीड तभी होगा जब T1 और T2 दोनों फेल होंगी। ठीक है, सो क्योंकि T2 इज डिपेंडिंग अपॉन T1 टू अनलॉक, जब तक T1 अनलॉक नहीं करेगा X को, इस A को, T2 रिज्यूम नहीं करेगा, और T2 रिज्यूम ही नहीं कर रहा है तो वो कैसे अनलॉक करेगा B को, और ये भी वेटिंग स्टेज पे चला गया है। समझ रहे हो? तो ये एक एग्जांपल है डेडलॉक का, जो आता है किसके अंदर, सिंपल लॉकिंग में। सिंपल लॉकिंग जहां पर हम सिंपल एक्सक्लूसिव और शेयर्ड लॉक को यूज कर रहे हैं। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इन टूडेज क्लास अबाउट कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल। देयर आर अ वेरियस सीरीज ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, एज यू कैन सी हियर कि आपके पास लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसमें आप पढ़ोगे अबाउट शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक। यू विल आल्सो स्टडी अबाउट प्री क्लेमिंग प्रोटोकॉल, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है योर शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक क्या होते हैं और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। शेयर और एक्सक्लूसिव लॉक के अंदर दोनों होती हैं, डेडलॉक भी होता है, स्टारवेशन भी होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाता है कि टू फेस लॉकिंग है, टू फेस लॉकिंग में क्या डेडलॉक होता है, क्या इसके अंदर स्टारवेशन होता है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। तो यू हैव टू very much clear about the advantages and disadvantages so that you could be able to answer these questions. ये वाले questions बहुत number of times I have seen these questions to be asked. So यहाँ पर हमने शेयर और एक्सक्लूसिव लॉक के बारे में पढ़ा। शेयर और एक्सक्लूसिव लॉक में दोनों होता है, स्टारवेशन भी होता है और डेडलॉक भी होता है। देखो यहाँ पर देखो, और इसी को रिमूव करने के लिए वी हैव कम अप विद टू फेस लॉकिंग। टू फेस लॉकिंग क्या होती है, विल बी स्टडिंग इन टुडेस क्लास इटसेल्फ। तो अभी हमने शेयर्ड लॉक देख लिया है, एक्सक्लूसिव लॉक देख लिया है। अब ये देखो, ये वाली प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे सबको ये शेड्यूल दिख रहा है T1 T2। इसमें T1 ने पहले कौन सा लॉक ऑब्टेन किया है श्रेया? विच लॉक इज दिस? हाँ जी श्रेया गुप्ता, यू नेवर आंसर्ड इन द क्लास। तनुज, which lock is this?
कमाल है यार। अच्छा, आपके जो लैब होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी कि वो फिजिकल होगी? मैम उससे रिलेटेड अभी कुछ नहीं आया है। हम हाँ। सिर्फ मैम एग्जाम्स आज कुछ एंड सेमेस्टर की एग्जाम्स के रिगार्डिंग आया है कि पेपर ऑनलाइन ही होंगे बट कॉलेज में आके होंगे। मैंने कॉलेज पढ़ा। तो मेरे ख्याल से जब एंड हम एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहे हैं तो ये भी ऑनलाइन ही होगा फिर। तो देखो क्या होता है, पता नहीं। एमसीए वालों से पता मतलब बीसीए वालों से पता चल ही जाएगा उनका दिसंबर में है तो। हाँ ये तो है। मैम हमारे तो दिसंबर एंड से स्टार्ट होंगे ना। अभी टेंटेटिव डेट शीट आ तो गई है, उन्होंने बोला तो है टेंटेटिव डेट शीट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, चेक करो। ठीक है, टेंटेटिव डेट शीट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हाँ जी, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे T1 हैज एक्वायर्ड एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी, फिर उसने रीड किया और राइट किया है। देखो ये वाला जो थर्ड नंबर का ऑपरेशन है, इसका मतलब अपडेशन होता है कि वो बी में -50 कर रही है और वैल्यू को अपडेट कर रही है। तो इट इज बेसिकली अ राइट ऑपरेशन, इट इज अ रीड ऑपरेशन एंड इट इज एक्वायरिंग अ लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, अब T2 ने शेयर्ड लॉक लिया ए पे। इज इट पॉसिबल, कर सकती है T2 ये काम? यस, कैन दिस लॉक बी गिवन टू T2? T2 की रिक्वेस्ट फुलफिल होगी कि नहीं होगी? यस मैम होना तो चाहिए। Yes. So because this is a different data item A पे तो अभी तक इसने कोई एक्सक्लूसिव लॉक लिया नहीं है, तो T2 ने A पे शेयर्ड लॉक लिया और फिर उसको रीड किया, then it is trying to acquire a shared lock on B also. But यहाँ पे T1 has already acquired exclusive lock. So जब exclusive lock होता है, same data item पे कोई और लॉक नहीं मिल सकता by any other transaction. तो यहाँ पर जब तक ये अनलॉक नहीं करेगा, T2 की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। So यहाँ पे T2 has entered to a failure stage, waiting stage पे आ गया है। वेटिंग स्टेज, नॉट अ फेलियर स्टेज, वेटिंग स्टेज पे आ गया। अब T1 ने फिर से क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक ए पे लिया। एक्सक्लूसिव लॉक ए पे मिल सकता है? यस मैम। नो मैम। यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये तो वेटिंग स्टेज पे है T2। कंसिडर द अबव एग्जीक्यूशन फेज। यहाँ पर देखो T1 होल्ड्स एन एक्सक्लूसिव लॉक ओवर B and your T2 holds a shared lock over A, shared lock है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 7 में यहाँ पर इट इज गोइंग इन अ वेटिंग स्टेज, क्योंकि इसने शेयर्ड लॉक मांगा है B पे, जो कि इसको नहीं मिल सकता है, और T1 ने मांगा है, रिक्वेस्ट की है एक्सक्लूसिव लॉक। तो यहाँ पे जब ये ऑलरेडी इस पे लॉक लगा हुआ है, शेयर्ड लॉक तो मिल सकता था, एक्सक्लूसिव लॉक इस पे अभी नहीं मिल सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी वेटिंग स्टेज पे जा चुका है, और ये भी अभी रिज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि ये भी अब वेटिंग स्टेज पे चला गया 8 स्टेटमेंट के बाद। तो दोनों अभी वेटिंग स्टेज पे है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, शेयर्ड से सेम ट्रांजैक्शन में अपग्रेड हो सकता है एक्सक्लूसिव, जैसे मैंने भी ऊपर वाला एग्जांपल दिया था जिसमें T1 ने अपने लॉक को अपग्रेड किया था फ्रॉम शेयर्ड टू एक्सक्लूसिव। बट यहाँ पर अ ट्रांजैक्शन T2 इज ऑलरेडी हैविंग अ शेयर्ड लॉक, अभी वो रीड कर रही है और वो वेटिंग स्टेज पे चली गई है। अगर मैं इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दूं और इसने राइट कर दिया, और इसने तो वैल्यू को रीड किया हुआ है, अगर वो आगे कुछ काम करती है तो वो तो रॉन्ग वैल्यू के साथ काम करेगी ना। तो इसलिए सेम ट्रांजेक्शन में तो अपग्रेडेशन हो जाता है, बट डिफरेंट ट्रांजेक्शन में अपग्रेडेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जब तक वो इस लॉक को अनलॉक नहीं करता है, ये इस लॉक को एक्सक्लूसिव लॉक ग्रांट नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? योर कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर।
ठीक है. So here this is a situation of deadlock. Moreover, there is also a problem of starvation exists. Starvation की problem मैंने आपको बताई थी कि a transaction may be waiting for X lock on an item while a sequence of other transaction requests are granted by the concurrency control manager on a same data item. जैसे मैं आपको basic terms में समझाऊं कि अगर किसी ट्रांजैक्शन T2 ने रिक्वेस्ट करी कि उसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए ए पे, अभी उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो सकती, बट दूसरी ट्रांजैक्शन आती जा रही है और उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही है ए के लिए ही, सेम डेटा आइटम के लिए, बट T2 की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उसको हम स्टारवेशन बोलते हैं. तो दिस प्रॉब्लम हैज आल्सो अवेलेबल प्रेजेंट इन योर सिंपल लॉकिंग प्रोटोकॉल. सिंपल लॉकिंग प्रोटोकॉल में आपने पढ़ा अबाउट your two types of locking. One is your shared locking and exclusive locking. Shared locking के अंदर किसी भी डेटा आइटम पे आप shared lock acquire करते हो, तो both the transactions, more than one transaction can acquire shared lock on a same data item at a same point of time because उन दोनों को reading perform करनी है. But exclusive lock is acquired for performing a write operation if a transaction has acquired exclusive lock. Until it goes for a unlock operation, none of the other transaction can acquire exclusive lock on a same data item. It has to wait until the previous transaction issues a unlock operation. Is it clear? Basic clear है? Locking, unlocking, वो shared और exclusive का concept clear है? Yes, ma'am. अब ये जो प्रॉब्लम Yes, आई ma'am. डेडलॉक की और स्टारवेशन की, इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम लेके आए हैं काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं टू फेज लॉकिंग. टू फेज लॉकिंग का क्या मतलब है? एज बाय द नेम यू आर अंडरस्टैंडिंग, टू फेज लॉकिंग मींस द लॉकिंग व्हिच हैज divided into two phases. Every schedule has to undergo with on two phases. Let me just show you the diagram first. यहाँ पे देखो, पहला फेस होता है, इस डायग्राम को देखो, पहला फेस होता है ग्रोइंग फेस. ग्रोइंग फेस का मतलब क्या है? जहां पर ट्रांजैक्शन न्यू लॉक्स एक्वायर करती है. ठीक है, न्यू लॉक्स ईदर शेयर्ड और एक्सक्लूसिव. ग्रोइंग फेस में इट इज एक्वायरिंग न्यू लॉक्स ऑन डेटा आइटम. यहाँ पर ये है आपका जो ग्रे कलर का है, दिस इज योर ऑपरेशन फेस जिसमें वो काम कर रही है. इट इज परफॉर्मिंग रीडिंग, राइटिंग एंड ऑल. आफ्टर द लॉकिंग फेस, जब उसने काम कर लिया, it has gone into a shrinking phase where it is going to release the previously acquired locks. Either it can downgrade from your exclusive to shared locks, and it can release all the exclusive or the shared lock. Once a transaction is in shrinking phase, it cannot acquire new locks. So two phase locking में क्या होता है कि काम करने से पहले ट्रांजैक्शन को सारे लॉक्स एक्वायर करने पड़ते हैं कि उसको जो जो फ्यूचर में पहले ही वो क्लेम कर देती है. जैसे ये पढ़ो, ये देखो, ये प्री क्लेमिंग जो है ना, ये वाला प्री क्लेमिंग लॉकिंग. प्री क्लेमिंग लॉकिंग में क्या हो रहा है कि आप जितने भी आपको काम करना है ना, जिस जिस डेटा आइटम के साथ काम करना है, आप पहले बताओगे. किसको बताओगे? अपने कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर को, क्योंकि मुझे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, और इनमें मुझे राइट करना है. ए में मुझे सिर्फ रीड करना है, तो आई हैव टू ऑब्टेन शेयर्ड लॉक ऑन ए, राइट एक्सक्लूसिव लॉक ऑन बी, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन सी. तो उसने पहले प्री क्लेम कर दिया कि आई नीड ऑल दीज लॉक्स, एंड इफ ऑल दीज लॉक्स कैन बी गिवन टू अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो उसको स्टार्ट किया जाएगा, उसको सारे लॉक्स दे दिए जाएंगे. Once all the locks has been acquired, it will start doing its working like reading and writing and all. Then it will enter to a phase of releasing the previously acquired locks. तो उसको बोलते हैं pre-claiming locking. Pre-claiming locking is just a concept which will be used in your two-phase locking. Two-phase locking हम क्या कह रहे हैं? इसको आप 2PL भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में. टू फेज लॉकिंग इज अ मेथड ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल दैट इंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. टू फेज लॉकिंग में हमेशा सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रहती है. जस्ट नोट इट डाउन, शॉर्ट शॉर्ट बुलेट्स में नोट कर लो कि टू फेज लॉकिंग के अंदर सीरियलाइजेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है. सीरियलाइजेबिलिटी क्या मतलब है
क्या मतलब है serializability का? What is the meaning of serializability? मैम वो सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो और हाँ। कंकरेंसी भी हो। हाँ, तो serializability मतलब कि we can convert the non-serial schedule into a serial one by your मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर व्यू इक्विवेलेंट बना सकते हैं उसको या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। तो सीरियलाइजेबिलिटी टू फेस लॉकिंग में मेंटेन रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे काम करता है टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। इसके अंदर कंकरेंसी प्रॉब्लम को कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। इसके अंदर वी डिवाइड द एग्जीक्यूशन फेज इनटू थ्री डिफरेंट फेसेस। थ्री बेसिकली थ्री नहीं होते, टू ही होते हैं। एक बोलते हैं ग्रोइंग फेज, एक बोलते हैं श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज, एज आई टोल्ड यू, ग्रोइंग फेज के अंदर इन द फर्स्ट पार्ट when the transaction begins to execute, it acquires new locks. It requires permission for the locks it needs. पहले permission लेती है। Second के अंदर it obtain all the locks. And in the third, as it enter into the third phase, the demand of issuing new locks cannot be fulfilled. Only it can release the previously acquired locks. इसको तीन पार्ट में समझाया हुआ है। Basically, it is a first phase जिसमें all the new locks is being obtained and it undergoes into its execution phase. And in the second phase, which we call as the shrinking phase, क्या होता है, all previously acquired locks is being released. So इसमें मैंने इसका एक बेटर वर्जन भी किया था। इसका ना मैं थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन इस नोट्स में डाल दूंगी, which I prefer the most. इस डायग्राम की बजाय I will show you one more diagram जो आपको ड्रॉ करना है। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, don't go with it. तो टू फेस लॉकिंग के अंदर क्या होता है, ग्रोइंग फेस होता है और एक आपका श्रिंकिंग फेस होता है। I will in the next class, अच्छा आज आपकी दो क्लासेस है ना, मतलब आज एक लैब क्लास भी होती है और एक वो भी होती है। हाँ, तो मैं ना अभी दो क्लास आज तो नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आई हैव सम वर्क टू डू। तो आपकी लैब क्लास भी मैं लूंगी, देखती हूँ या तो कल ले लेती हूँ, ठीक है, और देखती हूँ लैब क्लास भी लूंगी। और आई विल डिस्कस टू फेस लॉकिंग के MCQs सो दैट अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम हर टॉपिक के MCQs डिस्कस करते जाएंगे सो दैट आपको भी हेल्प मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टू फेस लॉकिंग तक हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। टू फेस लॉकिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्रोइंग फेस करते हैं और श्रिंकिंग फेस करते हैं। ग्रोइंग फेस के अंदर वी एक्वायर न्यू लॉक्स एंड अगर ग्रोइंग फेज फुलफिल नहीं होता है, मतलब कि अगर न्यू लॉक्स उसको सारे नहीं मिल पा रहे हैं, समझ रहे हो, प्री क्लेम कर रहा है वो कि अगर उसको लॉक ही नहीं मिल पा रहे तो वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं करेगा एग्जीक्यूशन। और जब अगर ट्रांजैक्शन ने अपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं किया, दैट मींस इट कैन नेवर एंटर टू अ डेडलॉक स्टेट, समझ रहे हो। और इसके अंदर स्टारवेशन भी नहीं होता और इसके अंदर डेडलॉक भी नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इसके अंदर हमेशा सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रहती है। अगर ग्रोइंग फेज के बाद it may enter to a shrinking phase में it may enter to a deadlock phase। जैसे अगर उसने एक्सक्लूसिव से शेयर्ड पे आई तो आई शो यू एन एग्जांपल इन द नेक्स्ट क्लास कि कैसे डेडलॉक, टू फेज लॉकिंग में डेडलॉक कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वी आर नॉट श्योर, वी कैन नॉट इंश्योर कि इट डू नॉट अंडरगो इनटू अ डेडलॉक स्टेज, ठीक है। टू फेज लॉकिंग क्लियर हुआ, बेसिक लॉकिंग क्लियर हुआ है। उसमें एग्जांपल हाँ मैं दूंगी, ज्यादा I will give you an example in the next class। अभी तो एक ही मिनट बचा है, मैं नेक्स्ट क्लास में टू फेस लॉकिंग को ही कंटिन्यू